हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करा था? हमने ये डिस्कस करा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, उसके बारे में। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कंज्यूमर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है। अगर कंज्यूमर अपने आप में अवेयर नहीं है किसी चीज को लेकर तो एक तरीके से उसे ठगा जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। तो अब प्रोड्यूसर उस मौके का इंतजार में रहता है हमेशा, है कि नहीं। और राइट्स में हमने देखा था 6 राइट्स होते हैं, है ना। 6 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, जो कि एक तरीके से जिसके आधार पर कोई भी कंज्यूमर जो है अगर उसके साथ अन्याय हुआ है या उसके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है तो उस राइट्स का उल्लंघन के ऊपर जो है वो केस कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर या जो उसको डिफेक्टिव गुड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। आज जो हमारा फोकस रहेगा वो पूरा फोकस रहेगा रिड्रेसल एजेंसी के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, रिड्रेसल एजेंसी मैंने क्या बताया था कि कंप्लेन, अगर कोई कंज्यूमर को कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो वो एक तरीके से कहाँ कंप्लेन करेगा भाई? जाकर, मैंने कुछ एक पहले क्वेश्चन पूछा था शायद कि आरबीआई का गवर्नर कौन है अभी? कौन है? संजय मल्होत्रा, ठीक है। अब देखो, फॉर द रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर ग्रीवेंस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड सेटिंग अप द 3 टायर मशीनरी। अगर आप पूरा अगर संविधान देखो ना और पूरा अगर स्ट्रक्चर देखो हमारे देश का, तो हर एक चीज 3 लेवल पर बटा हुआ है। जैसे देखो हमारे देश में 3 लेवल पर पूरी कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम है। सो ऊपर में देखो क्या है भाई, ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर नीचे पंचायत है कि नहीं। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ भी देखने को मिलेगा कि जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट है, देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर आपको लोअर कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट देखने को मिलता है। सेम उसी तरीके से यहाँ भी 3 टायर को मेंटेन किया गया और 3 टायर में बोला गया सबसे पहले जो कंज्यूमर होगा वो कंप्लेन अगर करेगा तो वो कहाँ करेगा भाई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। दूसरा जो होगा वो फिर क्या होगा? स्टेट कोर्ट में। फिर तीसरा जो होगा वो क्या होगा? नेशनल कोर्ट। अगर उसे नेशनल में भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो आफ्टर ऑल सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो हमें ये बात, जैसे मान लो कि किसी के साथ किसी ने एक फ्लैट लिया A&B कंपनी लिमिटेड का, अब वो फ्लैट जो है उसने घोटाले में वो बोला तो बना के देंगे, अब वो 2 करोड़ का फ्लैट था भाई। अब वो फ्लैट जो है वो एक तरीके से उस तरीके से बना के नहीं दिया जिस तरीके से बोला था। इसका मतलब उस कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हुआ है। तो मतलब क्या होगा कि एक तरीके से वो कंप्लेन दायर करेगा। वो कंप्लेन शुरुआती स्थिति में देखो, यहाँ पर एक बात याद रखना, 1 करोड़ तक, अप टू 1 करोड़ केस जो है वो कहां पर सुना जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं स्टेट कोर्ट। स्टेट कोर्ट में कितना भाई? 1 से 10 करोड़, और 10 करोड़ से ऊपर वाला केस कहां जाता है? नेशनल में, जो कि आप राइट बोल रहे थे, ठीक है। तो ये बात समझ के चलना है, ये चीज समझना है, ठीक है। अभी पूरा डीप में स्टडी करेंगे जिसको देखकर चलेंगे। तो यहां से, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो सबसे पहले यहां अगर कंप्लेन करता है, अगर 2 करोड़ का केस है तो यहां करेगा, उसके बाद वो अगर पसंद नहीं आया तो नेशनल में जाएगा, और नेशनल में पसंद नहीं आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबसे लास्ट डिसीजन होता है। वैसे बहुत ही कम केस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक कंज्यूमर वाला जो केस होता है वो जाता है। जनरली उसको नेशनल लेवल तक निपटाने की बात जो है वो करी जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठाया जाता है कमीशन, उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं। याद रखना, इसको जो स्टैब्लिश किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है। क्या किया जाता है? किसके द्वारा भाई? स्टेट गवर्नमेंट। इसको ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करती है। सबसे पहली बात मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश द स्टेट कमीशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। मान लो किसी भी स्टेट में मान लो कि 20 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? एक उसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल बनाना होगा। मतलब एक ऑफिस खोल के रखना होगा जहां पर उस डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो कंप्लेन अपनी कर सकते हैं। सबसे पहला, हाँ यहाँ पर भी है, इधर है, ये डालने वाला के आसपास में, ठीक है। सेकेंड देखा जाए अगर, अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन रिसीव कंज्यूमर कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड कंपेंसेशन क्लेम्ड इज नॉट मोर देन 1 करोड़। मतलब 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम के जो। तीसरा क्या देखने को मिलेगा? अ कंप्लेन कैन बी फाइल्ड बाय अ कंज्यूमर। किसके द्वारा फाइल किया जाएगा? कंज्यूमर के द्वारा। और मैंने 3 चीजें बताई थी भाई, एक तो खुद ही कंज्यूमर जो है वो एक तरीके से फाइल कर सकता है कंप्लेन अगर उसको डिफेक्टिव गुड्स या उसके साथ कोई अन्याय हुआ है। दूसरा क्या हो सकता है भाई? दूसरा हो सकता है कि कोई कंज्यूमर एसोसिएशन जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है,
वो एक तरीके से, या कोई मर गया तो उसके लीगल हायर के रूप में कोई वकील वगैरह हो सकता है, या उसके रिलेटिव वगैरह उसके बिहाफ में कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। फोर्थ में अगर देखा जाए, ऑन रिसीविंग द कंप्लेन, अब सोचो जैसे ही कंप्लेन कहां पर, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल रेफर्स द कंप्लेन टू द अपोजिट पार्टी। जैसे कोई कंज्यूमर ने कंप्लेन करा भाई, मान लो कि एक हुंडई कंपनी के ऊपर, अब वो हुंडई कंपनी को तलब करेगा, कौन करेगा, तलब मतलब समन भेजेगा या फिर बोलेगा, नोटिस देगा, किसको देगा, हुंडई वाली कंपनी को, कि भाई आपके खिलाफ जो है वो कंप्लेन आया है, तो आप यहाँ पर आकर एक तरीके से देख लीजिए कि आपका ही सामान है कि क्या है, क्या गड़बड़ी है, क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसको टेस्टिंग फॉर मतलब टेस्टिंग इन लेबोरेटरी में भेजा जाएगा कि क्या भाई वो पर्टिकुलर जो सामान है, अगर वो भेजने लायक होगा, जैसे कोई फूड मटेरियल है कि भाई उसने बोला था कि मैं शुद्ध दूंगा लेकिन इसमें मिलावटी है, तो मिलावटी वाली चीजें वहां लेके गया है वो, और उसके बाद वो एक तरीके से वहां पर उसका चेक एंड बैलेंस होगा। अगर वो पकड़ा गया कि हाँ भाई कंज्यूमर सही है वो गलत है, तो उसके बिहाफ में क्या करेगा, वो क्या करेगा, केस फाइल कर देगा। द अपोजिट पार्टी इज द सेलर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, और एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर वो केस जो है वो किया गया है। ठीक है, बस याद रखना। अब आते हैं दूसरा, जो कि हमारा क्या है, स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन, याद रखना, द स्टेट कमीशन इज सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स जुरिसडिक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। हमने क्या बोला भाई, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, मान लो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, और सारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन को हेड कौन करेगा, उस स्टेट का जो स्टेट कमीशन होगा। समझ में आ रहा है, सारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन को हेड कौन करेगा, जो 20 हाँ 20 नहीं, जरूरी नहीं 20, मतलब हर स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे उतने बनते हैं। ठीक है, 20 मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया था, यहाँ जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे उतने हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन बैठाया जाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑफिस होंगे। अब वो सब सारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के हेड कौन करेगा भाई, स्टेट कमीशन। और स्टेट कमीशन में वैसे केस जाते हैं जो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच का केस होगा। ठीक है, जैसे मैंने 2 करोड़ का फ्लैट बोला कि 2 करोड़ के फ्लैट में गड़बड़ी हुआ है, इसका मतलब वो कहाँ जाएगा, स्टेट कमीशन में डायरेक्ट कंप्लेन कर सकता है। वो कंप्लेन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी कर सकता है, लेकिन वो अगर हो सकता है कि वो हाँ, अगर दोनों में समझौता हो गया तो बढ़िया है, तभी तो हम कंप्लेन करेंगे। अब मान लो कि हम, मेरे डिफेक्टिव गुड्स था, मिलावटी चावल दे दिया भाई 1 बोरी, अब वो गए लौटाए, वो बोला कि भाई ठीक है गड़बड़ी हो गया तो मैं वापस ले लेता हूँ, ये तो मैं दूसरा दे देता हूँ, सेटिस्फाइड है, दे दिया। अगर वो अड़ गया कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया, तो वो एक तरीके से कंप्लेन दायर कर सकता है। या फिर सेलर की तरफ से अगर ज्यादा अपने आप को दादागिरी दिखा रहा है सेलर कि नहीं मैंने तो दिया ही नहीं, यार उसके पास सारा प्रूफ है, मतलब जो कंज्यूमर है, तो वो आराम से केस को फाइल कर सकता है। हाँ, याद रखना यहाँ एक चीज, द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन ऑल्सो बी फाइल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन विद इन 45 डेज। मैंने क्या बोला, एक कंज्यूमर ए है भाई, मान लो कि इसने कोई केस करा, किसमें भाई, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अब इसको जो फैसला डिस्ट्रिक्ट कमीशन दिया ना, उसे समझ में नहीं आया, बोला कि नहीं भाई ये गड़बड़ी है, हम जाके हायर कमीशन में इसको, हायर कोर्ट में अपील करेंगे। और हायर कंज्यूमर कोर्ट कौन है, इसके आगे स्टेट कमीशन। अब स्टेट कमीशन में केस किया गया भाई, अब स्टेट कमीशन में केस कितने दिन के भीतर करना होगा, 45 डेज के अंदर। तो दूसरा यहाँ पर आपका क्या होगा भाई, 45 डेज। मान लो कि आज अगर डिसीजन आया तो 45 डेज के अंदर अगर आपको असंतुष्ट है तो आप कंप्लेन स्टेट कमीशन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात जो कि समझ के चलना है। आगे देखो, नेशनल कमीशन। द नेशनल कमीशन इज सेटअप बाय द नेशनल लेवल पर कौन सरकार रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भारत सरकार रहती है, वो एक तरीके से नेशनल लेवल पर। और वो किसका हेड होगा, जितने भी स्टेट कमीशन होंगे उस सबका जो हेड होगा वो कौन होगा, इसके नीचे कौन हो गए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन नीचे है स्टेट कमीशन, और ऊपर कौन हो गया, नेशनल कमीशन। और नेशनल कमीशन के ऊपर हेड सुप्रीम कोर्ट। यहाँ एससी का मतलब कौन है, सुप्रीम कोर्ट, याद रखना। ठीक है, कहां जाएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट। देख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, उसके बाद नेशनल कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो ये जो नेशनल कमीशन है वो किसके द्वारा सेटअप किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, ऑल द कंप्लेंट पर्टेनिंग टू दोज गुड्स एंड सर्विस एंड कंपनसेशन हुज वैल्यू इज मोर देन 10 करोड़। जो 10 करोड़ या उससे ज्यादा का केस अगर है तो वो कहां पर फाइल कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, अगर अपील करना हो। अब मान लो कि मैंने बताया ना, वो आदमी कहां चला गया भाई,
स्टेट कमीशन में, कितने दिन में? 45 दिन के भीतर। अगर इसको यहाँ भी वो फैसला पसंद नहीं आया कि नहीं भाई अभी भी मेरे को वो डिसीजन नहीं मिला है जो मिलना चाहिए, ठीक है, वो नाखुश है, तो वो एक तरीके से क्या कर सकता है भाई, 30 दिन के भीतर वो फिर कहाँ अपील कर सकता है? 30 दिन के भीतर। देखो, द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनी स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन ने कोई ऑर्डर दिया है तो वो नेशनल कमीशन के बिफोर वो डिसीजन को लेकर चैलेंज कर सकता है, कितने दिनों में? 30 दिनों में। तो याद रखना, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन में जाएंगे 45 डेज, स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में 30 डेज, ठीक है। एंड एन ऑर्डर पास्ड बाय द नेशनल कमीशन टू अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, वो भी कितने? अगर यहाँ भी पसंद नहीं आया तो उसके बाद वो 30 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते, तो 45 दिन नीचे, फिर 30 दिन, ठीक है, याद रखना। और सबसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत आई? बात समझ में? कोई दिक्कत है? चलो आगे देखो भाई, रिलीफ अवेलेबल अकॉर्डिंग टू सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कौन कौन से रिलीफ हैं जो कि आपको समझकर चलना है। सबसे पहला कि इन द केस ऑफ जेन्युइननेस, जेन्युइननेस मतलब अगर केस जेन्युइन है, कंप्लेंट जेन्युइन है, ठीक है, द कोर्ट कैन इशू जो है वो एक तरीके से अपोजिट पार्टी को क्या क्या बोल सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई जेन्युइन है भाई, तो उसने बोला कि भाई जो डिफेक्ट जो गुड्स है उसको हटा दो या फिर उसको रिप्लेस कर दो, तो एक तो रिमूव करने बोल देगा भाई डिफेक्ट, ये बोल सकता है। टू रिफंड द प्राइस, की जो कीमत जो तुम उससे लिए हो भाई वो एक तरीके से उसको रिफंड कर दो, ये बोल सकता है। तीसरा, रिप्लेस कर सकते हैं डिफेक्टिव विद अ न्यू वन, इसमें क्या है, रिमूव डिफेक्ट। इसका मतलब जैसे मान लो कि मशीन है, जैसे वॉशिंग मशीन लिया किसी ने, अब वॉशिंग मशीन लिया भाई, अब उसमें एक तरीके से डिफेक्ट आ गया तो वो बोल सकता है कि रिप्लेस कर दें, या हो सकता है कि उसका डिफेक्ट ठीक करके उसको फिर से वापस कर देंगे, ठीक है, तो दोनों हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है, रिफंड कर दे, बोले कि भाई नहीं मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, तो पैसा फिर मिल सकता है उसको। टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड, अगर मान लो फ्रिज की वजह से, फ्रिज में कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से फ्रिज करंट लग गया और वो हॉस्पिटलाइज हो गया, उसका हाँ भाई खतरनाक रूप से, और वो एक तरीके से उसका 50-60 हजार रुपये खर्चा हो गया, 1 लाख रुपए खर्चा हो गया, तो वो कंपनसेशन एक तरीके से भरेगा। और उसके अलावा भी उसको मेंटल टॉर्चर हुआ है, वो सब टॉर्चर हुआ है, जो उसका फाइल का खर्चा हुआ, वो सब मिला जुला के पूरा देना पड़ता है फिर, ठीक है। टू पे द प्यूनिटिव डैमेज, और प्यूनिटिव डैमेज का मतलब सिंपल सी बात है, जो भी उसको मानसिक रूप से या फिर किसी भी तरीके से जो डैमेज हुआ है उसका भी कंपनसेशन वो भरता है, ठीक है। कौन भरता है? जो अपोजिट पार्टी रहती है जिसके खिलाफ कंप्लेन दिया गया। फिर और क्या कर सकता है भाई, टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, उसको बोल दे कि भाई कौन, आज के बाद तुम ये ट्रेड नहीं करोगे, तुम्हारा कंपनी बंद, ये भी तो बोल सकती है, कौन, जो कमीशन रहेगी, ठीक है। दूसरा, नॉट टू ऑफर अ हैजार्डस गुड, मान लो कि कोई कुकर बेच रहा था भाई, उसका कुकर ब्लास्ट करके जिसके वजह से एक व्यक्ति का मौत हो गया, उसने कंप्लेन करा, उसने बोला भाई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, तो इसको क्या करो, बंद करो भाई, तुम आज के बाद अपने दुकान पर हैजार्डस गुड्स को सेल नहीं कर सकते हो, तो ये भी डिसीजन दिया जा सकता है। टू विड्रॉ द हैजार्डस गुड्स फ्रॉम सेल, ये भी कर सकते हैं, नॉट ऑफर और विड्रॉ दोनों बात बराबर है, ठीक है। टू सीज द मैन्युफैक्चर, सीज कर सकते हैं जितने भी सारे हैजार्डस गुड्स हैं, कि आपने पास कितना कुकर है भाई सब लाओ, खत्म करो इसको, सब इसको क्या करो, डिस्ट्रॉय करो, या फिर उसको एक तरीके से चेक एंड बैलेंस करके चीजों को क्वालिटी कंट्रोल के लिए फिर हमारे पास आओ, फिर हम क्वालिटी कंट्रोल की सर्टिफिकेशन देंगे, फिर तुम जाओ। टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और अ सर्विस इन क्वेश्चन टू बी क्रेडिटेड इन द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, बोल सकता है भाई कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए जागो ग्राहक जागो, या वैसे कोई इनिशिएटिव अवेयरनेस फैलाने के लिए हम भी काम करते हैं, तो जितना भी तुम्हारा हुआ है उसका 5% तुम कंज्यूमर जो वेलफेयर फंड में वहां भी जमा करो, ये भी बोल सकता है, तो याद रखना कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। टू इशू द करेक्टिव एडवर्टीजमेंट, भाई तुम अब जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हो ना, शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करके हम पनीर बना रहे हैं, पनीर क्या है, आप पनीर का वो सब्जी या कुछ भी बना रहे हैं वो हटा दो। मान लो कोई पनीर का सब्जी खाया, उसे बीमार पड़ गया, उसको फूड पॉइजन हो गया, तो इसका मतलब सिंथेटिक पनीर का इस्तेमाल कर रहा है, आजकल बहुत सारे सिंथेटिक पनीर मार्केट में घूम रहे हैं वैसे भी, ठीक है। तो या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, जैसे रामदेव बाबा ने करा था, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा था, ठीक है। उसका माफीनामा न्यूज़पेपर के पहले, हर एक न्यूज़पेपर जितना भी नेशनल, माफीनामा आया था पूरे फ्रंट पेज पर, कि अपना माफीनामा वहां पर छापो कि मेरे से गलती हो गई, कि मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा,
सोचो, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा और उसको करना ही पड़ेगा। सिंपल से, टू पे द एडिक्वेट कॉस्ट इन द एप्रोप्रिएट पार्टी, या फिर एप्रोप्रिएट पार्टी को जो एडिक्वेट अमाउंट है वो पे करने का। ठीक है, तो सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। याद ज्यादा क्या रखना है हमको, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल और सुप्रीम कोर्ट। 45, 30, 30, 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से 10 और 10 से अधिक, ये 3-4 पॉइंट है यार। कौन कौन सेटअप करता है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, कौन से स्टेट गवर्नमेंट करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करती है, नेशनल। ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के लोगों को या आजकल के कंज्यूमर्स को, लोग मतलब कंज्यूमर को अवेयरनेस ही नहीं है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर। वो भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। ठीक है, वो उन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं जो एक तरीके से एज ए कंज्यूमर हमें देख परख के चीजों को लेना चाहिए। अ कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट आवर राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज कैन बी हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, कि कंज्यूमर के राइट्स को और कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से कंज्यूमर समझ पाए, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाए। और इसी के लिए क्या किया जाए भाई, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। ठीक है, जनरली। इन एडिशन इट ऑल्सो रिक्वायर्स द कंज्यूमर टू गेट टुगेदर एंड फॉर्म अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होते हैं जो अपने आप को कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर करते हैं और वो कंज्यूमर को जागरूक करते हैं। आपके साथ धोखा हो रहा है, आप कंप्लेन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और वो हमेशा रैंडमली चीजों को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। कहाँ पर, इन्वायरमेंट में या फिर पूरी इकोनॉमी में, ताकि भाई मार्केट में, ताकि कोई डिफेक्टिव गुड्स मार्केट में ना आए। ठीक है, तो ये सब चीजों को लेकर इन इंडिया देखा जाए सेवरल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ठीक है, हैव बीन सेट अप फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए बहुत सारे जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, और बहुत सारे एनजीओ, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। एंड दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड दे आर फ्री टू फॉर्म द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। और वो फ्री है सरकार के, मतलब जो भी कायदे कानून है, मान लो सरकार ने कोई ऐसा कानून लाया जो कंज्यूमर के लिए फायदेमंद नहीं है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर को अगर गलत हो रहा है, कंज्यूमर के साथ गलत हो रहा है तो सरकार ही सिर्फ इंटरफेयर करेगी, ये लोग भी इंटरफेयर करके चलते हैं। तो आखिरकार इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ के क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या रोल होता है ये भी समझो। एजुकेट करना भाई पब्लिक का थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार और वर्कशॉप। क्या किया जाता है भाई, यहाँ पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। समझ में आया यहाँ पर सबसे पहली बात। दूसरा, पब्लिश पीरियोडिकल्स एंड अदर पब्लिकेशन, मैगजीन्स वगैरह में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में कोई ऐसे मैटर्स छापना या अपने तरफ से छपवाना ताकि लोग अवेयर हो पाए। हाँ, वो सब सारी चीजें सिखाई जाती हैं स्कूल या फिर जो अलग अलग ऑफिसेस में जहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा काम करती हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट में वगैरह में, वो सब में कि अगर अचानक से आग लग गया तो हम क्या क्या प्रोसीजर जो है वो एक तरीके से अपना सकते हैं। हाँ, बहुत जरूरी है। पानी भाग जाओ और कंज्यूमर को मरने दो, और कंज्यूमर वहां पर जो अटका पड़ा है वो आपके लिए, किचन उड़ेगा तो सिर्फ किचन ही उड़ेगा, वो कंज्यूमर को कोई घाटा नहीं होगा। सिलेंडर उड़ कहाँ भागेगा, क्या बात कर रहे हैं। ये तो यही हो गया ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो ये काम नहीं करना है। आगे देखो क्या कर सकता है भाई, कैरिंग आउट अ कंपेरेटिव टेस्टिंग। क्या कर सकता है भाई, अलग अलग जो गुड्स हैं उनको टेस्ट के लिए अपने लैब में एक तरीके से लाया जा सकता है। ठीक है, तो जो कि समझ के चलना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं फोर्थ में, इंकरेजिंग द कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द मतलब जो भी बुरी चीजें हो रही है, या फिर बोला जाए कोई भी अनफेयर ट्रेड हो रहा है या अनफेयर प्रैक्टिस हो रहे हैं, उनको एक तरीके से रोकने के लिए वो जनता को इकट्ठा करके जो है वो मूवमेंट वगैरह भी कर सकती है। कौन, आगे आ जाओ। प्रोवाइडिंग अ लीगल एड, कंज्यूमर को अगर कानूनी अगर उसको सहायता चाहिए तो वो कौन, एनजीओ या फिर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन देकर चलता है। अगर कोई भी पूछे कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो जो भी अपने कंपनी को रजिस्टर कर रखा है कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। और एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो भी टाइप ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बट वो
रजिस्टर्ड एनजीओ के तहत होते हैं, ठीक है, याद रखना। फिर आएंगे फाइलिंग कंप्लेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर इन एन एप्रोप्रिएट कोर्ट। अगर कोई कंज्यूमर को पता नहीं है, उसके साथ दगाबाजी हुई, धोखा हुआ है, तो वो एक तरीके से ये कंज्यूमर्स वगैरह जो है वो एक तरीके से मतलब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो केस लेकर वो एप्रोप्रिएट जो कमीशन में वो कंप्लेन कर सकते हैं। टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग द केस एंड इंटरेस्ट टू द जनरल पब्लिक, नॉट एनी इंडिविजुअल। और याद रखना ये ज्यादातर फोकस इस पर करते हैं कि एक आदमी का फायदा ना हो, ऐसा काम दूसरे इंसान के साथ गलत ना हो, इसके लिए हाँ आगे चलकर ऐसा ना हो, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, रादर देन नहीं कि तुम्हारे साथ कोई गलत हुआ सिर्फ तुम्ही को कंपनसेशन दिलाने में लगे हुए, नहीं, उसको लाइमलाइट में लाना चाहते हैं ताकि आगे चलकर कोई करने का सोचे ऐसा तो उसको पता चले कि भाई क्या क्या चीजें कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, ठीक है। आगे अगर आ जाए कुछ इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं ये याद रखिएगा, 4-5 इंपॉर्टेंट वैसे भी है। कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली में है भाई, दिल्ली में कॉमन कॉज है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन जिसका नाम वॉइस, वॉइस देखो वी वॉलंटरी OICE याद रखना, ठीक है, मतलब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, वॉइस, जो कि कहाँ है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। फिर देखो CERC कहाँ है, अहमदाबाद में। कौन है भाई, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है अहमदाबाद में। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी, देखो कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई में है। फिर मुंबई ग्राहक पंचायत कहाँ पर है, मुंबई में। कर्नाटका कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी कहाँ पर है, बेंगलोर में। तो कोलकाता कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता में। कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी कट्स वो कहाँ पर है, जयपुर में। देख सकते हो कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं कंज्यूमर के वेलफेयर और उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, ताकि कंज्यूमर अवेयर हो पाए और कंज्यूमर को कोई भी लूट ना सके, ठीक है। बेसिक चीजें क्या है यहाँ पर ये समझना, क्या है, क्या मैंने बोला, बेसिक चीजें क्या है भाई। बेसिक चीजें यहाँ पर जो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर आपका स्टेट कमीशन, फिर आपका कौन है नेशनल कमीशन, उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट, याद रखना है ये वाला इंपॉर्टेंट है। पहला जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम केस जो होगा वो सुना जाएगा। 1 करोड़ से 10 करोड़ यहाँ पर और 10 करोड़ से ज्यादा का केस यहाँ पर। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई डिसीजन आया उसको अपील करना है स्टेट कमीशन में तो वो 45 डेज में। उसके बाद स्टेट कमीशन में अगर पसंद नहीं आया नेशनल कमीशन में 30 डेज, और अगर यहाँ भी पसंद नहीं आया तो 30 डेज में वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको रटकर चलना है, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना